साथियों नमस्कार। आज हम ऑनलाइन नागरिक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पक्षधरता के संबंध में है। साथियों, आज़ादी के बाद एक संस्था के तौर पर पूंजीवादी सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा आज उसके सबसे निचले स्तर पर है। निचले स्तर की न्यायिक संस्थाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। आम जनमानस में इसे लेकर कोई संदेह भी नहीं है कि निचली अदालतों के अधिकांश निर्णय जाति, धर्म, लिंग और धन से प्रभावित होते हैं। निचली अदालतों के विषय में जनमानस में यह समझ दृढ़ता से जमी बैठी है कि पैसे से न्यायालय के फैसले खरीदे जा सकते हैं और निचली अदालतें भ्रष्टाचार की गढ़ हैं। लेकिन समाज में ठीक वही धारणा उच्च या सर्वोच्च न्यायालयों के संदर्भ में उतनी मजबूत नहीं है। एक तो इसलिए कि व्यापक जनसमुदाय के लिए ऊपरी न्यायालयों में जाना आसान नहीं है। वकीलों की महंगी फीसें और तारीख पर तारीख की न्यायिक संस्थाओं का तरीका किसी भी सामान्य जन का हौसला तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो दूसरा, ऊपरी अदालतों के फैसले अंततः खुद को सुसंगत दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वे पूंजीवादी व्यवस्था के ज़्यादा सधे और मजे रक्षक हैं। वहाँ अधिकांशतः वे ही पहुँच पाते हैं जो स्वयं इस व्यवस्था के सोपान क्रम में सामान्यतः ऊपरी स्तरों पर शामिल हैं। भारतीय पूंजीवादी संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की कल्पना करता है। एक व्यवस्था के दूरगामी हितों के लिए ऐसा दिखावा करना एक हद तक आवश्यक भी होता है। अगर ऐसा न हो तो सरमाएदारों की संपत्ति विहीन एवं पूंजी के सोपान क्रम में नीचे के समूहों वर्गों का भरोसा लंबे समय तक कायम रखना मुश्किल होगा। इसे करने में व्यवस्था के अलग अलग हिस्से अपनी भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर न्याय प्रणाली इसे करती भी रही है और कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो। हालांकि न्याय प्रणाली की ऊपरी तौर पर दिखने वाली ये स्वतंत्र और निष्पक्ष आंशिक ही थी। अमीरों व गरीबों के बीच के मसलों व विवादों में अमूमन फैसले सरमाएदारों के हितों में ही होते रहते हैं। आज़ादी के बाद के शुरुआती दिनों से अब तक यह अनवरत जारी है। हालांकि राजनीतिक दबावों से वह आज़ादी के बाद से शुरुआती दौर में एक हद तक मुक्त प्रतीक होती रही थी। इसका एक कारण यह भी था कि अभी विभिन्न पूंजीवादी धड़ों व राज्यों की संस्थाओं के बीच विवाद तीखे नहीं थे। एक वर्ग के तौर पर भारतीय पूंजी वर्ग की प्रतिगामिता जितनी बढ़ी है, उसके राजनीतिक नुमाइंदों के तौर पर राजनीतिक दलों, जिसमें सभी दल मसलन कांग्रेस, भाजपा, क्षेत्रीय दलों से लेकर सरकारी कम्युनिस्ट सभी की प्रतिगामिता भी कम या ज़्यादा रूप में बढ़ती गई है। कांग्रेस व भाजपा इसमें सबसे शीर्ष पर है। न्याय प्रणाली के सर्वोच्च स्तरों पर सत्ताधारी राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप उतना ही बढ़ा भी है। यद्यपि यह एक तरफा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उच्चतर न्यायालयों में भ्रष्टाचार नहीं है। उच्चतर न्यायालयों में भ्रष्टाचार ज़्यादा बारीक और बड़े स्तर पर है।
उसके कई बार रूप सिर्फ धन के लेन देन के रूप में ही नहीं होते, वरन वे हितों के टकराव से संबंधित भी होते हैं। तो कई बार पदों से सेवानिवृत्त होने के उपरांत दिए जाने वाले पदों के रूप में भी होते हैं। जैसा कि अभी हाल में ही हमने देखा है, जब विशेष सीबीआई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 6 अप्रैल को प्रदेश का तीसरा उप लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में 30 सितंबर 2020 को सभी 32 अभियुक्तों, जिसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे लोग शामिल थे, इन्हें बरी कर दिया था। इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा की सीट का तोहफा दिया गया, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनके फैसलों ने एक विशेष सामाजिक समूह के नाम पर राजनीति करने वाले दलों व संगठनों की राजनीति को लाभ पहुंचाया था। यह सिर्फ एक वानगी भर है। ज़्यादातर न्यायाधीशों की कहानी रंजन गोगोई से अलग नहीं है। अगर ऊपरी स्तरों पर भ्रष्टाचार न होता या ऊपरी अदालतों के जज हितों के टकराव एवं सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न पदों की सौदेबाजी के लिए जोड़ तोड़ में लिप्त न होते, तो वे प्रशांत भूषण के आरोपों पर कब की उन्हें अवमानना की सजा सुना चुके होते। निचले स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक न्यायपालिका का यह क्षरण एक दिन में नहीं हुआ है। इस पतन का भी एक विकास क्रम है। न्यायपालिका व राजनीतिक दलों की जुगलबंदी राजीव गांधी काल तक हमें एक स्तर पर दिखाई देती है, जब न्यायपालिका के न्यायिक निर्णयों को राजनीतिक दलों के प्रभावों में बदल दिया गया। मसलन शाहबानो प्रकरण व अयोध्या विवाद। छुट्टे पूंजीवाद के आज के युग ने स्वयं न्यायपालिका को पहले से भी कहीं ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित किया है। जन विरोधी उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों के समय में स्वयं न्यायपालिका ने भी अपना वर्गेतर चोला उतार फेंका है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता की केचुल को उतार कर वह पूंजी की निरंकुशता का सच्चा प्रहरी बन बैठा है। श्रम न्यायालयों को लेकर उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के औद्योगिक श्रम विवादों में विगत 30 वर्षों में दिए गए फैसलों में इसे कोई भी देख सकता है कि केवल औद्योगिक श्रम विवादों में ही नहीं, भूमि अधिग्रहण से लेकर नर्मदा आंदोलन तक में हमें ऐसे फैसले दिखाई देते हैं। बाबरी राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला संघी फांसीवादियों के आगे देश की सर्वोच्च अदालत का साष्टांग प्रणाम था। तो लोया के मामले पर उसका निर्णय मोदी शाह के प्रति उसकी सर्वोच्च निष्ठा का अद्भुत उदाहरण था। मोदी शाह युग की सर्वोच्च न्यायपालिका के अधिकांश फैसले हिंदू फांसीवादियों के मनोनुकूल हैं और संघी फांसीवादियों के राजनीतिक हितों का पक्ष पोषण करने वाले रहे हैं। संघी व भाजपा कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकारें भी ऐसा करती रही हैं। तो अब कौन सी नई बात है? संघियों का यह आरोप गलत नहीं है। जैसा कि यूपीए के अंतिम दिनों में अफजल गुरु की फांसी की सज़ा में हमें दिखाई देता है, वह न्यायिक से ज़्यादा राजनीतिक हित में न्यायपालिका द्वारा दिया गया एक राजनीतिक फैसला था। किंतु कांग्रेसी सरकारों का अपवादिक हस्तक्षेप मोदी शाह के काल में आम बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आज अधिकांश फैसले न्यायिक से ज़्यादा संघियों के राजनीतिक एजेंडों का पक्ष पोषण करने वाले प्रतीक होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह बदला स्वरूप इसलिए भी खतरनाक है कि फांसीवादी विचारधारा के प्रभाव से स्वयं जजों व वकीलों का एक हिस्सा भी ग्रसित है। जेएनयू व कन्हैया के मामले में कुछ वकीलों का व्यवहार संघियों के फांसीवादी आचरण से मेल खाता था, या यूं
कहें कि काले कोट के अंदर हाफ खाकी पैंट वाली आत्मा विराजमान थी। सर्वोच्च न्यायालय की जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर नीरव शांति इस बात का प्रतीक है कि संघी फांसीवादियों ने पूरी तरह से न्यायपालिका को अपने नागपाश में जकड़ लिया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका को एक संस्था के तौर पर पूरी तरह से नख और दंत विहीन करके संघियों की सेवा में गुलाम के तौर पर लगा दिया गया है। धारा 370 व 35A का उन्मूलन, सीएए के प्रदर्शनों पर राज्य बलों द्वारा की गई संविधानेतर हत्याएं, स्वयं सीएए के अवधारणा, लेबर कोड व अब 3 कृषि कानूनों आज के संविधानेतर प्रक्रियाओं पर न्यायपालिका की कातिलाना चुप्पी है, तो दिल्ली में हिंदू फांसीवादियों और पुलिस के गठजोड़ द्वारा अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्याओं को संज्ञान में लेना दिखाता है कि भारतीय न्याय प्रणाली कहाँ खड़ी है। यह विडंबना ही है कि न्यायिक व्यवस्था के तौर पर और उसके मुखिया के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय पर उपरोक्त मामलों की सुनवाई के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उसके पास अर्णब गोस्वामी के सुनवाई के लिए भरपूर वक्त है। किसानों के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय का आचरण एक बार पुनः सरकार के मंतव्य को साधने वाला दिखा। उसके द्वारा गठित कमेटी पूरे देश में उपहास का पात्र बनी और पूरे देश में उसकी निंदा भी की गई। प्रकारांतर से उसका निर्णय भी ठीक उसी पक्ष में था। किसानों के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय का व्यवहार संविधान के रक्षक के तौर पर नहीं वरन सरकार के पक्ष में झुका हुआ था। वह और सरकार मिलकर किसान आंदोलन का खात्मा करना चाहते हैं। दरअसल फांसीवादी ताकतें पूंजीवादी लोकतंत्र की सभी संस्थाओं की तरह न्यायपालिका को भी पालतू बनाकर बदनाम करना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि वक्त रहने पर इस पर लात लगाई जा सके। फांसीवादी राज्य कायम करने के लिए उनके एजेंडे का यह भी एक हिस्सा है। धन्यवाद।